स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है केरल के वहाँ पे मड स्लाइड के बारे में। केरल का जो वायनाड का एरिया है उसको कोझिकोड के साथ में कनेक्ट करने के लिए टनल प्रोजेक्ट है उसको चलाया गया। तो टनल प्रोजेक्ट का जब वर्क स्टार्ट हुआ तो वहाँ से जो मड निकला उसको नियर बाई एरिया के अंदर ही स्टोर है वो कर दिया गया। उसी मड के अंदर में आप देखिए कि जो लैंड स्लाइड है या जो मड स्लाइड का इंसिडेंट है वो हुआ है, जिसमें कुछ वर्कर्स का भी डेथ हुआ है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसके अंदर में ट्रैप हुए हैं, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू मिशन है वो चलाया गया। गवर्नमेंट के द्वारा इस कम्प्लीटली इंसिडेंट को मैन मेड डिजास्टर के रूप से डेजिग्नेट किया है। कि मैन मेड डिजास्टर के रूप से क्यों बताया गया, कि गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन था कि उस मड एरिया को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से इंसिडेंट है वो हो सकता है। तो आप देखिए कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का जो गाइडलाइंस दिया गया था उनको कंटिन्यूस इग्नोर किया गया। इस वजह से गवर्नमेंट का स्टैंड है कि ये मैन मेड डिजास्टर का जो इंसिडेंट है। अब हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको वायनाड के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्यों उस एरिया के अंदर में बार बार जो लैंडस्लाइड के इंसिडेंट हैं वो हुआ करते हैं। 2024 के समय आप देखिए कि लास्ट टाइम एक लार्जर लेवल के ऊपर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर के अंदर में जो कैजुअलिटीज़ हैं वो हुई थी। तो वायनाड जो है वो एक हिली एरिया के अंदर में सिचुएटेड है, तो उसका जो जोग्राफी है वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से वहाँ पे इस तरीके के इंसिडेंट है वो हुआ करते हैं। सेकंड, आप देखिए कि वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है उसके रूप से आया करता है, और वेस्टर्न घाट का जो एरिया है उसको फ्रेजाइल एरिया के रूप से डेजिग्नेट किया गया था। पहले भी आप देखिए कि इस एरिया के रिगार्डिंग जो कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस के अंदर बताया गया था कि वेस्टर्न घाट के अंदर में जो माइनिंग एक्टिविटी है उनको प्रोहिबिट करना है। जो वहाँ पे इको सेंसिटिव एरिया है उसको डेजिग्नेट करना है, उसमें किसी भी तरीके का एनक्रोचमेंट है वो नहीं होना चाहिए। तो कमेटीज़ के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। पहले जो कमेटी बनता है वो माधव गाडगिल कमेटी बनता है। तो फर्स्ट जो कमेटी है उसका नाम क्या था, गाडगिल कमेटी। गाडगिल कमेटी के द्वारा आप देखिए कि रिकमेंड किया गया था कि जो इको सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे जो वर्क एक्टिविटी है उनको नहीं कैरी आउट करना है। तो गाडगिल कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट को उस समय पसंद नहीं आता है, उनको इम्प्लीमेंट करना उनके लिए डिफ़िकल्ट था कि काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं उस एरिया के अंदर में कैरी आउट करने हैं। तो आप देखिए कि बाद में एक और कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसका नाम क्या है, के कस्तूरी रंगन कमेटी है। के कस्तूरी रंगन कमेटी है। कस्तूरी रंगन कमेटी क्या किसी अदर सेक्टर के रिगार्डिंग में भी है क्या, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो के कस्तूरी रंगन कमेटी ने आप देखिए कि जो गाडगिल कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसको समहाउ यहाँ पे रिड्यूस किया, और 37% का जो एरिया है वेस्टर्न घाट का उसको इको सेंसिटिव एरिया के रूप से डेजिग्नेट किया कि इतना जो एरिया है वो इको सेंसिटिव एरिया है। जो गाडगिल कमेटी का जो नंबर है वो लार्जर वे के अंदर में पहले था। अब देखिए कि बाद में वो कमेटी का रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन में आया है, कुछ एरियाज़ के अंदर में जो वर्क है वो नहीं हुआ है, बट हमारी गवर्नमेंट का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंटिन्यूस इस एरिया के अंदर में ऑनगोइंग सिचुएशन में है। कल के न्यूज़पेपर के अंदर हमने रीड किया था कि मुंबई पुणे का जो कनेक्टिविटी का जो एरिया है वहाँ पे भी इस तरीके से लैंडस्लाइड का एक इंसिडेंट है वो हुआ था। अब आप देखिए कि जब भी कभी लैंडस्लाइड होता है तो क्या हमारे कंट्री के अंदर में अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करता है क्या। अब देखिए कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को लाया गया था, हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने एक रीजनल बेसिस के ऊपर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप से जो लैंडस्लाइड का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको डेवलप है वो किया था। तो लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर आप देखिए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा हमारे यहाँ पे और भी काफ़ी सारे सेंटर हैं। नेशनल जो लैंडस्लाइड हैजार्ड एटलस है जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कैरी आउट करता है। उस एटलस के थ्रू क्या होगा कि कम्प्लीटली कंट्री को मैपिंग किया जाएगा और कौन सा ऐसा एरिया है जो फ्रजाइल है, कहाँ पे चांसेज हैं कि लैंडस्लाइड हो सकता है। तो जो लैंडस्लाइड का जो हैजार्डियस एटलस है वो कौन डेवलप करता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो ये आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। अब आप देखिए कि जब भी हम डिजास्टर रिस्क का जो रिडक्शन है उसके बारे में रीड करते हैं कि डिजास्टर का कोई भी एक्टिविटी है उसका रिस्क का यहाँ पे रिडक्शन हो,
तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में रीड करते हैं तो आपको एक फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेमवर्क का नाम क्या है? सेंडाई फ्रेमवर्क है। तो उसके अंदर में ही गवर्नमेंट्स ने कमिटेड किया था, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स ने कमिट किया था कि जो डिजास्टर का जो रिस्क रिडक्शन है उसको यहाँ पे लोअर डाउन है वो किया जाएगा। तो ये जो फ्रेमवर्क है वो भी आपको पता है वो होना चाहिए, और नहीं पता है तो इसके बारे में रीड कर लेना कि सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ के अंदर में कोझिकोड का एरिया है उसके बारे में भी मेंशन है। अब देखिए कि जो कोझिकोड है वो एरिया है, जब हम यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में रीड करते हैं तो इसी सिटी को यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है उसमें आप देखिए कि कोझिकोड को एज ए लिटरेचर सिटी के रूप से भी डेजिग्नेट है वो किया गया है। वर्ल्ड का अगर हम जब लिटरेचर सिटी को देखते हैं इस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के इस यूनेस्को के इस प्रोजेक्ट के अंदर में, तो आप देखिए कि एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है, एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है वो वर्ल्ड का जो फर्स्ट लिटरेचर सिटी है वो डेजिग्नेट हुआ था, और इंडिया के अंदर में कोझिकोड है वो डेजिग्नेट हुआ है। क्या लास्ट ईयर के दौरान में ये नेटवर्क फिर से न्यूज़ के अंदर में था क्या? यस स्टूडेंट्स, न्यूज़ में था। हमारा जो लखनऊ नाम का जो सिटी है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, तो आप देखिए लखनऊ को जो गैस्ट्रोनॉमी है, जो फूड की रिगार्डिंग में हुआ करता है, वहाँ का जो अवध का जो खाना है उसकी वजह से लखनऊ को उसमें डेजिग्नेट किया गया था एज ए क्रिएटिव सिटी इन द सेक्टर ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी या फूड सेक्टर के अंदर में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडोनेशिया के विजिट के लिए गए हैं, तो वहाँ पे क्या क्या डिस्कशन हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है इजराइल और पैलेस्टाइन की रिगार्डिंग में, उन सब पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमें अगर यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये जो वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग में स्टेटमेंट है उसके बारे में रीड करें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो इजराइल एंड पैलेस्टाइन का जो इश्यू है इसको 2 स्टेट सॉल्यूशन के थ्रू ही रिजोल्व है वो किया जा सकता है। और इन्होंने प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का जो समय है उसमें जो डायलॉग एंड डिस्कशन है उसको इम्पोर्टेंट पिलर बताया, जिसके थ्रू कंट्रीज एक दूसरे के साथ में डायलॉग एंड डिस्कशन है वो कर सकते हैं और कोई भी कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व कर सकते हैं। अब 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या इनिशियली पार्ट से ही एग्जिस्ट करता है? जब आप देखिए कि इजराइल स्टेट को क्रिएट करने का प्रपोजल था 1948 के समय में, उस समय भी यही पॉइंट रखा गया था कि जो 2 स्टेट्स हैं उनको वहाँ पे क्रिएट है वो किया जाए। बाद में इजराइल को क्रिएट कर दिया जाता है, पैलेस्टाइन का जो रिकॉग्निशन है वो आपको नहीं मिलता है। बट आप देखिए कि पैलेस्टाइन जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, PLO नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है पैलेस्टाइन के मूवमेंट के रिगार्डिंग में, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बनता है जो इस PLO को रिकॉग्नाइज है वो करता है, PLO को रिकॉग्नाइज करता है। फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है इंडिया। अरब कंट्रीज़ तो आप देखिए कि सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, बट इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री था। पैलेस्टाइन की और भी यहाँ पे जो मूवमेंट रही हैं, यूनेस्को के एरिया में उसको रिकॉग्नाइज करवाना हो, UN का जो कैंपस है वहाँ पे उसका फ्लैग लगवाना हो, जो नॉन स्टेट्स का जो फ्लैग लगता है उसके रूप से, तो इंडिया कंटिन्यूस सपोर्टर रहा है पैलेस्टाइन का भी यहाँ पे, और 2 स्टेट सॉल्यूशन का भी एंडोर्सर रहा है। 2 स्टेट सॉल्यूशन का एंडोर्सर इंडिया किस तरीके से है? आप देखिए कि अभी मई जून के समय में ब्रिक्स का एक मीटिंग हुआ था, उस ब्रिक्स का जो फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था उस दौरान में भी हमारे जो इंडिया का स्टैंड है वो यही था कि जो वेस्ट एशिया का ये जो सिचुएशन है पैलेस्टाइन और इजराइल का, उसका 2 स्टेट सॉल्यूशन ही यहाँ पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि UN के वहाँ पे भी एक प्रपोजल आया था पैलेस्टाइन की रिगार्डिंग में, तो उसको भी इंडिया ने एंडोर्स है वो किया था। तो ब्रिक्स का मीटिंग और UN का जो प्रपोजल है ये रिसेंट यहाँ पे डेवलपमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में, तो आप देखिए कि हमारे जो लीडर हैं उनको वहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो अनाउंस किया गया है, वो दिया गया है उनको। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उनको भी ये दिया गया था इंडोनेशिया के वहाँ पे। हमारे रिलेशंस के अंदर में इम्प्रूवमेंट है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान में वहाँ के लीडर हैं वो इंडिया के लिए आए थे। और आप देखिए कि पिछले कुछ समय में 2017-18 के समय में कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो भी डेवलप हुआ है इंडिया और इंडोनेशिया के बिटवीन में। कुछ एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन किए गए, बोथ कंट्रीज़ के द्वारा एग्रीमेंट साइन हुए हैं। अब इन एग्रीमेंट्स में नया डेवलपमेंट है वो क्या है? नया डेवलपमेंट यहाँ पे ये है कि एक तो आप देखिए कि हमारा जो डिफेंस का जो प्रोडक्ट है उनको परचेज करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट को शो किया है कि इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको ये परचेज करना चाहते हैं।
अब देखिए कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल को तो काफ़ी सारे कंट्रीज परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो फिलीपाइंस हो, चाहे आप देखिए कि वेस्ट एशिया का कंट्री हो, लैटिन अमेरिका का कंट्री हो, क्योंकि जिस तरीके से इसका सक्सेसफुल रेट है, जिस तरीके से इसका जो फीचर्स हैं, वो हर एक कंट्री चाहता है कि उनके पास में ऐसा कोई डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो होना चाहिए। सेकंड आप देखिए कि अस्त्रा MK1 नाम का जो हमारा यहाँ पे बियॉन्ड विजुअल रेंज का एयर टू एयर मिसाइल है वो एग्जिस्ट करता है, तो अस्त्रा मिसाइल है उसको भी परचेज करना चाहता है इंडोनेशिया यहाँ पे। सेकंड इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, इंडिया का इंटरेस्ट है वहाँ का एक सबांग पोर्ट है उसके रिगार्डिंग में, कि इंडोनेशिया का एक पोर्ट है, पोर्ट का नाम क्या है, सबांग पोर्ट। सबांग पोर्ट को इंडिया कहता है कि इंडिया के द्वारा उसको डेवलप है वो किया जाएगा, तो उसको इंडोनेशिया ने भी आप देखिए कि एंडोर्स किया है कि उनके पोर्ट को यहाँ पे डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि अभी हम 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में देखे थे, तो एक पॉइंट मिस हुआ था। एक पॉइंट ये था कि यूएन के वहाँ पे ये जो प्रपोजल आया था उसका जो अल्टीमेट नाम है उसको न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में यही कहा गया था कि पीसफुल पैलेस्टाइन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो होना चाहिए, पैलेस्टाइन का इस्टेब्लिशमेंट है वो पीसफुल वे के अंदर में किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे वेस्ट एशिया के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वहाँ का कन्फ्लिक्ट रिजोल्व होना चाहिए, बट वेस्ट एशिया में स्टिल सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है। एक वहाँ से वेसल निकलना था स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एरिया से, जिसको अटैक है वो किया गया है। ईरान के द्वारा पिछले कुछ समय से स्टेटमेंट ये दिए गए हैं कि ईरान के द्वारा जो अप्रूवल रूट है उसी को वहाँ पे शिप वेसल्स हैं वो यूज करें। यहाँ पे जो ये वेसल है वो किस एरिया से निकल रहा था, ओमान का जो एरिया है वहाँ से। अब आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता ही होगा कि ओमान का जो मेन लैंड है वो कनेक्ट नहीं होता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, बट एक स्मॉली टिनी सा एरिया है, एक पेनिनसुलर रीजन है, वो आप देखिए कि वहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एरिया से कनेक्ट करता है। मीन्स मेन लैंड से एक अलग एरिया है जो एक पेनिनसुलर एरिया है जो वहाँ पे सिचुएटेड है हॉर्मुज के एरिया के अंदर में, और उसके अदर पार्ट के अंदर में ईरान वहाँ पे है। ईरान रूट के बारे में बताता है कि इसी रूट से वेसल है वो निकलना चाहिए, मीन्स कि उनका अप्रूवल होना चाहिए और उनको कुछ पे भी किया जाए। ईरान ने प्रपोजल के अंदर में जो पीस प्रोसेस हुआ था उसमें भी एक पॉइंट ये रखा था कि ईरान अपना कंटिन्यूस डोमिनेशन रखेगा इस रीजन के अंदर में, कोई भी शिप वेसल जो पास होगा उससे चार्ज लिया जा सकता है। डायरेक्टली आप देखिए कि टोल टैक्स के रूप से नहीं लिया जाएगा कि आप वहाँ से पास कर रहे हो तो अपना टोल यहाँ पे कीजिए, बट उसके इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो पिछले 1-2 मंथ के दौरान में इस पीस प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ में रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैं उन्होंने दहली रिज का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग में कहा है कि 1 करोड़ के आसपास जो प्लांटेशन का ड्राइव है वो किया जाएगा, और दहली रिज के एरिया को जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो भी दिया जाएगा। अभी दहली रिज क्या है, अगर आप दिल्ली के अंदर में रह के यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो तो ओल्ड राजेंद्र नगर के नियर बाई एरिया के अंदर में आपको कुछ फॉरेस्ट का एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। वो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो रिज का एरिया है, और ये जो अरावली जो माउंटेन रेंज है ना, जो गुजरात के बाद में राजस्थान, उसके बाद में हरियाणा और दिल्ली तक उसका एक्सटेंशन है, हमारा जो जो रायसेना हिल्स है वहाँ तक। तो आप देखिए कि उसी अरावली का कुछ एक्सटेंशन बताया जाता है कि उसी अरावली का जो एरिया है वो दिल्ली रिज के अंदर में भी काउंट है वो हुआ करता है। और सिटी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, कोई भी सिटी के अंदर में अगर अर्बन फॉरेस्ट का एरिया है तो सिटी का ओवरऑल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको वो रेगुलेट है वो किया करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो किसके बारे में है, वो है कास्ट सेंसस के बारे में। आप देखिए कि 1931 के समय में लास्ट टाइम जो कास्ट सेंसस है वो हुआ था ब्रिटिश एरा के समय में। अब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे होगा 2026-27 के समय में, 27 का ये सेंसस रहेगा। अब कास्ट क्यों जरूरी है, कास्ट यहाँ पे आप देखिए कि गवर्नमेंट ने इनिशियली तो डिनाई किया था जब इसका कुछ स्टेट्स ने कहा था कि वो कास्ट सेंसस होना चाहिए, और बाद में कुछ स्टेट्स ने जब करवाया या गवर्नमेंट को लगा होगा, आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट में रहने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से कास्ट जो सर्वे है उसको कहा गया कि वो उसको कैरी आउट है वो करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार इलेक्शन को जीतने के लिए भी कुछ कुछ प्रपोजल्स वो करवाने होते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी सेंसस के बारे में डिस्कस होता है, सेंसस को जब यहाँ पे बता दिया गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा लिस्ट में आता है, तो यूनियन लिस्ट में आया करता है।
स्टूडेंट्स अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर में नॉइस आ रही है वो, तो आप देखिए कि उसके लिए सॉरी है। नियर बाई एरियाज़ के अंदर में कुछ फंक्शन की वजह से, सोशल गैदरिंग की वजह से इस तरीके का वॉइस आपको सुनाई देगा। तो आप देखिए कि सेंसस के बारे में है, यूनियन लिस्ट के अंदर में आया करता है, फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट होगा। सेंसस के बारे में और आपको क्या पता होना चाहिए, 2 फेज के अंदर में सेंसस है वो कंडक्ट होता है। एक हाउस लिस्टिंग किया जाता है एक फेज के अंदर में, तो और दूसरे के अंदर में आप देखिए कि पॉपुलेशन का जो एन्यूमरेशन है वो हुआ करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1971 के बाद में फर्स्ट टाइम टू फेज के अंदर में सेंसस है वो कंडक्ट होता है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि 27 का जो सेंसस है वो फर्स्ट टाइम डिजिटल वे के अंदर में होगा, डिजिटल वे के अंदर में होगा। अब डिजिटल वे के अंदर में कंडक्ट होगा तो यहाँ पे इसका कुछ मस्कट भी रखा होगा गवर्नमेंट ने। तो प्रगति और विकास, प्रगति आप देखिए कि वुमेन्स को रिप्रेजेंट करता है और जो विकास जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेल्स को यहाँ पे। तो 2 मस्कट हैं वो भी रखे गए हैं। क्या मस्कट से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है? अब देखिए कि डेट चेन्नई के अंदर में जो हुआ था चेस का जो ओलंपियाड हुआ था, उसमें मस्कट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया था यूपीएससी ने। तो चांसेज हैं कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अगर पूछ लिया जाए तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि जो अब इसका ट्रायल बेसिस पे जो कास्ट एन्यूमरेशन का जो ये ड्राइव कंडक्ट होगा, तो उसी मेथडोलॉजी को मेन सर्वे में यूज किया जाएगा। तो उसके लिए पायलट बेसिस पे कंडक्ट करने का यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में है कि जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर आप देखिए कि कहाँ से ओरिजिनेट करता है, अमरकंटक से करता है। 4 स्टेट के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आए हैं डिस्कशन के अंदर में, और एक यहाँ पे कोऑपरेशन को शो किया है कि नर्मदा के रिगार्डिंग में जो पेमेंट इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे किया जाएगा, और नर्मदा के रिगार्डिंग में जो एक कोऑपरेशन है उसको सेटअप किया जाएगा। कौन कौन से स्टेट हैं? स्टेट आप देखिए राजस्थान भी इसका पार्ट है। इसमें जो स्टेट हैं वो हैं मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र है, गुजरात है, और आप देखिए कि राजस्थान भी इसका पार्ट है। कहाँ से ओरिजिनेट करता है रिवर? अमरकंटक से ओरिजिनेट करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, रिसेंट कुछ समय के अंदर में काफ़ी सारे वाटर शेयरिंग के या वाटर कोऑपरेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट में आए हैं। जैसे कि आप देखिए कि किस्सू जो डैम है जो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में है। तो किस्सू डैम का जो प्रोजेक्ट था जिसमें कुछ स्टेट्स ने एग्रीमेंट साइन किया था, कोऑपरेशन को शो किया था। इसके अलावा आप देखिए कि यमुना के रिगार्डिंग में राजस्थान और हरियाणा का जो लीडर्स हैं उन्होंने साइन किया था। कुछ दिनों पहले हमने तुंगभद्रा के बारे में भी रीड किया था कि सदर्न पार्ट में जो तुंगभद्रा है उसमें ऑलरेडी स्टेट्स हैं वो कोऑपरेट करते हैं वाटर शेयरिंग का, बट अभी उनके कुछ कंसर्न है, जैसे कि वाटर का डाइवर्जन अगर होता है तो वो अदर स्टेट्स को पानी है वो कम मिलेगा। तो ये शो करता है कि पिछले कुछ समय से किस तरीके से स्टेट एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट किए हैं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आया है। इथेनॉल का जो पेट्रोल है E20, जो हमारा गवर्नमेंट का यहाँ पे टारगेट है कि पेट्रोल के अंदर में जो इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग किया जाए, तो एक पेटिशन फाइल हुआ है उसके रिगार्डिंग में। एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो न्यूज़ मेंशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो डिटेल रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हुआ करता है एजुकेशन का, अब ये रिपोर्ट क्या बताता है कि हमारे कंट्री के अंदर में पिछले कुछ समय से जो ड्रॉप आउट रेट था वो रिड्यूस हुआ है। ड्रॉप आउट रेट यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। सेकंड क्या मेंशन करता है कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, जो एनरोलमेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ। सेकंड आप देखिए कि टीचर्स का संख्या भी इंक्रीज हुआ है, टीचर्स का संख्या भी इंक्रीज हुआ है। और स्कूल, ऐसे स्कूल जिसमें कंप्यूटर हो, ऐसे स्कूल जिसमें इंटरनेट हो, उनका भी संख्या यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। और ड्रॉप आउट्स का संख्या है वो कम हुआ है। तो ये इस तरीके से एक पॉजिटिव रिजल्ट बताया गया है स्कूल का, जो एजुकेशन का जो सेक्टर है उसके अंदर में, कि मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर में बेटर इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हुआ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का जो रिपोर्ट हुआ करता है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस का ये रिपोर्ट होता है, उसमें ये बताया गया है। फिर मड स्लाइड के बारे में है। आप देखिए कि हिली एरिया में भी ये होता है,
कोई मिट्टी का जो पहाड़ है, सपोज कीजिए मिट्टी का पहाड़ है, कंटिन्यूस बारिश हुआ है, कंटिन्यूस बारिश होगा तो क्या होगा, बारिश होगा तो जब तक उस मिट्टी का रिटेंशन है, उस वाटर को होल्ड करने का जब तक किया जाएगा, नहीं फिर आप देखिए कि वो एकदम से ढह जाएगा, मड स्लाइड होगा, लोग वहाँ से निकल रहे होंगे तो वहाँ पे इंसिडेंट है वो हो सकते हैं। तो ये बारिश के समय में काफ़ी कॉमन चांसेस हैं इस तरीके के इंसिडेंट होने के। तो वैसा ही एक इंसिडेंट है जो डोडा के वहाँ पे हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूस वहाँ पे बारिश हुआ था क्लाउड बर्स्ट की वजह से। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है दृष्टि के बारे में। अब दृष्टि क्या है, दृष्टि बेसिकली आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट स्टार्टअप्स जो हुआ करते हैं ना, प्राइवेट जो स्पेस के जो स्टार्टअप्स हुआ करते हैं, जिसमें गैलेक्स आई नाम का एक स्टार्टअप है जिन्होंने एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया था। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है और उसी का जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे लॉस हुआ है, लास्ट राउंड के अंदर में कॉन्टैक्ट वहाँ पे लॉस हुआ है। तो प्राइवेट सेक्टर का स्पेस के अंदर में जो पार्टिसिपेशन है उसको ये शो करता है कि कैसे आप देखिए कि इंगेजमेंट हुआ। कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था ड्रग के रिगार्डिंग में जो मीटिंग हुआ, जो चाइल्ड अब्यूज़ के रिगार्डिंग में मेटा नाम का जो कंपनी है उन्होंने अब अपना क्लेरिफिकेशन में बताया कि उनका कंटिन्यूस एफर्ट्स है कि कैसे यहाँ पे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो इंसिडेंट है उसको रोका जा सके। फिर आप देखिए कि ब्रिक्स नेशंस हैं, ब्रिक्स नेशन के जो मिनिस्टर्स हैं वो मिले हैं, कहाँ पे ये मिले हैं, जो मिनिस्टर्स जो हैं वो गुवाहाटी के अंदर में मिले हैं। और गुवाहाटी जो डिक्लेरेशन है, गुवाहाटी, एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि जो गुवाहाटी जो आया करता है वो आसाम का कैपिटल नहीं है। गुवाहाटी आसाम का कैपिटल नहीं, फिर कैपिटल क्या है, दिसपुर इसका कैपिटल है। तो जो गुवाहाटी के अंदर में एक डिक्लेरेशन हुआ जो कि किसके बारे में है कि सभी ब्रिक्स के नेशंस एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेंगे जिससे कि ड्रग और ड्रग रिलेटेड जो भी इंसिडेंट हैं उसको टैकल है वो किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने लॉयर का जो इंडिपेंडेंस है, बार का जो इंडिपेंडेंस है उसकी भी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि जज का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, लॉयर का भी इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है जस्टिस प्रोसेस के रिगार्डिंग में। रिसेंटली आप देखिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है कि हाइपर जो कम्पिटिटिव हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट मॉडल जो प्रेजेंट समय में एग्जिस्ट किया करता है, उनके अल्टरनेटिव के रूप से आप देखिए कि जो कोऑपरेटिव्स हैं एक यहाँ पे एक अल्टरनेटिव के रूप से डेवलप हुए हैं। कम्पिटिटिव जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर में लार्जर वे में कंट्रीब्यूट किया करते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट सेक्टर के रूप से इमर्ज हो सकते हैं जो कि सर्व करें वर्कर सेंट्रिक मॉडल का जो डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है उसके 5 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो उस दौरान में जो लॉन्च किए गए हैं उन इनिशिएटिव्स को यहाँ पे बताया गया कैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के इनिशिएटिव हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो ला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये जो आर्टिकल है उसको अभी हम रीड नहीं करेंगे। आप देखिए कि बैकग्राउंड के अंदर में जो वॉइस है, जो टू मच वॉइस है, तो इस वजह से इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। कल के न्यूज़पेपर में अगर कम आर्टिकल्स रहे तो इसको वहाँ पे इंक्लूड हैं वो करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि सीरिया के बारे में है। कल हमने देखा था कि जो फ्रांस के लीडर हैं, फर्स्ट वेस्टर्न लीडर हैं जो कि सीरिया के वहाँ पे गए हैं जब HTS ने पावर को टेक ओवर किया, बशर अल असद को टोपल डाउन किया गया उसके बाद में। फिर स्टूडेंट्स ये आप देखिए कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। बलूचिस्तान प्रोविंस के बारे में है कि बलूचिस्तान के वहाँ पे कुछ पुलिस पर्सनल्स हैं उनका डेथ हुआ है। वैसे बलूचिस्तान आप देखिए कि पाकिस्तान का है, बट बलूच कम्युनिटी का जो डोमिनेटेड एरिया है उसको बलूचिस्तान बोलते हैं और वो पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी मिलता है, अफ़गानिस्तान का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे भी मिला करता है। इजराइल ने जो अटैक किया था पैलेस्टाइन के वहाँ पे उसके बारे में है, वो भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट। नाटो जो कि एक सिक्योरिटी अलाइंस है, उनका हेडक्वार्टर जो है वो उनका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम ब्रसेल्स के वहाँ पे है। अब नाटो का जो एक मीटिंग होने वाला है अंकारा के वहाँ पे, तो उसमें लीडर्स जो हैं US के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एर्डोगन को प्रेज किया है जो कि टर्की के लीडर हैं। और आप देखिए कि समिट के बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं वो कहे गए हैं। अभी रिसेंटली US ने भी कहा था कि जो नाटो के लीडर्स हैं उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, US और इजराइल का जो अटैक था ईरान के रिगार्डिंग में उसके अंदर में। और ये यहाँ पे होर्मुज के बारे में है जो हम रीड कर चुके हैं।
तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। बैकग्राउंड जो वॉइस है, जो आवाज़ है, उसकी वजह से सॉरी। जो भी आर्टिकल्स रहे हैं उनको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, कल का या परसों का जब भी न्यूज़पेपर रहेगा, क्योंकि टॉपिक्स तो आप देखिए कि न्यूज़ में रहने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडोनेशिया के बाद में ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे जाएंगे, तो ये टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।